आज का टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया जो है एक मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शली और कंप्लीटेड इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो प्लेसेंटा जो होता है वो सिचुएट हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पर? पार्शली तरीके से या तो कंप्लीटली तरीके से। कहाँ पर? आपके यूट्राइन सेगमेंट में, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सिचुएट हो जाता है और कवर करता है किसको? इंटरनल ऑस को। जो ये इंटरनल ऑस है इसको क्या करता है? कवर कर लेता है पार्शली तरीके से या तो फुल्ली तरीके से। ठीक है, ये प्लेसेंटा प्रीविया है। चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में 4 टाइप होते हैं: ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड फोर्थ। ग्रेड फर्स्ट जो है वो लो लाइनिंग है, लो लाइनिंग। ग्रेड सेकेंड मार्जिनल, ग्रेड थर्ड आपका पार्शियल, ग्रेड फोर्थ कंप्लीट। ठीक है, ये इतने प्रकार के प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं: लो लाइनिंग, मार्जिनल, आपके पार्शियल और सेंट्रल और कंप्लीट। ठीक है, जो पूरे ओस को क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो ग्रेड फर्स्ट है और ग्रेड सेकंड है उसे माइनर प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। जो ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ है उसे मेजर प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है इसमें नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट की जा सकती है, लेकिन ग्रेड सेकंड में कुछ कंडीशंस में ही सिर्फ की जा सकती है नॉर्मल डिलीवरी। नेक्स्ट क्या है? ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ में हम सिजेरियन सेक्शन को ही प्रेफर करते हैं। कौन सा? लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में हम करते हैं, जो प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में पहला क्या है? मल्टीपैरिटी। मल्टीपैरिटी में क्या है कि 4 to 5 या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी अगर हो रही है, माँ जो है उससे ज़्यादा 4 से 5 से या 6 बार 7 बार प्रेगनेंसी कंसीव किया हो, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम जो होती है उसमें क्या होता है? माइक्रो स्कार्स पड़ जाते हैं, माइक्रो स्कार्स हो जाते हैं और फाइब्रोटिक हो जाती है सेल्स। ठीक है, माइक्रो स्कार पड़ने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि वो थिन हो जाती है। एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो क्या हो जाती है? थिन हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है? पुअर वेस्कुलर सप्लाई, पुअर वेस्कुलर सप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड जो होता है बहुत कम मात्रा में सप्लाई होता है, जिसकी वजह से आपका जो ये आपका ट्रोफोब्लास्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर इम्प्लांट ना होके आपकी नॉर्मल प्लेसेंटा लाइनिंग में यहाँ पर इम्प्लांट ना होकर वो या तो ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकेंड या ग्रेड थर्ड या ग्रेड फोर्थ इन जगहों पे जाके क्या हो जाता है? ट्रांसप्लांट हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि एंडोमेट्रियम थिन हो जाती है और पुअर वेस्कुलर सप्लाई हो जाता है, जिससे यहाँ ब्लड वेसल्स प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है उसको प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए वो लोअर सेगमेंट में जाकर सिचुएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवांस एज। एडवांस एज जो 35 ईयर से एबव वुमेन है उनमें क्या होता है? उनमें अगर वो प्रेग्नेंट हुई हो लगातार या उनमें एबॉर्शन हुआ हो या फिर क्या कहते हैं इनमें भी लंबे समय तक 35 साल की उम्र तक क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल भी लगातार आने की वजह से एंडोमेट्रियम जो होती है वो लगातार शेड होती रहती है, लेकिन इस लगातार शेडिंग से क्या होता है? ये पुअर रीजनरेशन हो जाता है इनमें। जो एंडोमेट्रियम है ये सही तरीके से वापस रीजनरेट नहीं हो पाती है, इनको रीजनरेट होने में टाइम लगता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर भी क्या होते हैं? एंडोमेट्रियम थिन रहती है, स्कार फॉर्मेशन भी हो सकता है और पुअर वेस्कुलर सप्लाई है। जितनी उम्र जितनी जैसे बढ़ती जाएगी वहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई जो होगा वो कम होता जाएगा, अपर सेगमेंट में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है वो लोअर सेगमेंट में आकर सिचुएटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ होगा, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ होगा, तो वहां पर स्कार पड़ा होगा। और जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है वो कभी भी स्कार वाली जगहों को प्रेफर नहीं करता है सिचुएटेड होने के लिए, इसलिए वो लोअर सेगमेंट में जाकर क्या होता है, सिचुएटेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग करने की वजह, इसमें स्मोक करते हैं उसमें निकोटीन होता है। निकोटीन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ब्लड सप्लाई जो होती है वो बाधित हो जाती है। ब्लड सप्लाई बाधित होने की वजह से वो अपर सेगमेंट में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है वो ऐसी जगहों पर कभी भी इम्प्लांट नहीं होगा जहाँ भी ब्लड सप्लाई कम होगा या हाइपोक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए वो ऐसे रीजन पर ढूंढता है जहाँ पर ब्लड सप्लाई की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो, और वहाँ जाके वो इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, ये स्मोकिंग कॉज है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल गेस्टेशन। मल्टीपल गेस्टेशन क्या है कि किसी माँ को ट्विंस बेबी हो या फिर ट्रिपलेट्स हो, तो उसकी वजह से जो प्लेसेंटा होता है उसको एक जगह चाहिए होती है प्रॉपर मात्रा में इम्प्लांट होने के लिए। तो मल्टीपल गेस्टेशन की वजह से अगर 2 बेबी है तो 2 प्लेसेंटा का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पर उनको जगह चाहिए, तो हो सकता है कि वो लोअर सेगमेंट में आकर क्या हो जाए, सिचुएटेड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया। प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, अगर कभी पहले उसको कभी पास्ट में प्लेसेंटा प्रीविया हुआ रहा होगा, तो जो आपकी यूट्रस लाइनिंग होती है उसकी पूरी जियोमेट्री ही बदल जाती है प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से। वहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होती है उसका पैटर्न भी पूरी तरीके से वहाँ पर बदल जाता है। जब ब्लड सप्लाई का पैटर्न बदल जाता है तो जो हो सकता है कि जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है वो ऐसी जगहों को ढूंढता है जहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो, और अगर ऊपर कहीं दिक्कत होती है तो वो उसी जगह पर वापस जाके इम्प्लांट हो जाता है जहाँ पर वो पहले इम्प्लांट हुआ होगा। ठीक है, जहाँ अगर पास्ट में जहाँ जिस जगह पर प्लेसेंटा प्रीविया रहा होगा उसी जगह पर स्कार या लाइनिंग फॉर्म हो जाती है, वो उसी जगह पर जाके फिर से इम्प्लांट हो जाता है। इसीलिए प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांस रहते हैं, ये तकरीबन 10% होता है। ठीक है, और 1000 लोगों में 4 से 5 फीमेल्स को होने के चांस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम में क्या है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि जो ये पार्सल प्लेसेंटा है, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने की वजह से जो प्लेसेंटा है वो तो स्ट्रेच हो नहीं पाता, तो क्या होता है, हल्का सा डिटैच हो जाता है। डिटैच होने की वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये कब होता है, 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सॉफ्ट टेंडर टिश्यूज। सॉफ्ट टेंडर टिश्यूज का मतलब है कि सॉफ्ट मतलब नो कॉन्ट्रैक्शन, नो कॉन्ट्रैक्शन, नो पेन। ठीक है, नो कॉन्ट्रैक्शन, नो पेन और नो यहाँ रिलैक्स होता है। ठीक है, इसमें यूट्रस जो होता है वो पूरी तरीके से रिलैक्स होता है, किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन इसमें नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता, क्योंकि पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से यहाँ पेन नहीं होता है। और यूट्रस जो होता है पूरी तरीके से एकदम रिलैक्स होता है। ठीक है, नो फीटल डिस्ट्रेस। नो फीटल डिस्ट्रेस का मतलब है कि अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग नहीं हुआ होता है तो पेशेंट के शरीर में यानी खून की कमी नहीं होती है, और आरबीसी ही ब्लड सप्लाई, आरबीसी जो है वो ही ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करती हैं। तो वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई जब कम नहीं होता है तो फीटल को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अधिक मात्रा में हेमरेज हुआ या फिर एनीमिया हो गया या ब्लीडिंग, हैवी मात्रा में ब्लीडिंग हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन जाएगा। ऑक्सीजन लेवल डाउन जाएगा तो फीटल डिस्ट्रेस स्टार्ट होगा। फीटल हार्ट साउंड क्या कहते हैं, गिरने लगेगा, या फिर फीटल स्ट्रेस जो होगा वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन क्यों होगा, जब कंप्लीट या सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसकी वजह से जो हेड होता है वो इंगेजमेंट नहीं हो पाता नीचे की ओर। ठीक है, जो यहाँ जैसे बच्चा अगर नीचे की ओर आया, उसका हेड ऐसे है, तो वो नीचे की ओर क्या होता है, इंगेजमेंट उसका नहीं हो पाता। जब इंगेजमेंट नहीं हो पाता तो माल प्रेजेंटेशन हो जाता है। माल प्रेजेंटेशन में हो सकता है कि आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन हो जाए,
ब्रीथ प्रेजेंटेशन हो जाए या फुट प्रेजेंटेशन हो जाए, फुट लिंक प्रेजेंटेशन जो होता है वो हो जाए, ठीक है, शोल्डर प्रेजेंटेशन हो जाए, ठीक है, ऐसा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। और जो आपका ये पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है, इसको चेक करने के लिए हम पैड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, पैड, ठीक है। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, पहले देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है, हम करते हैं यूएसजी। यूएसजी में ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वेजाइनल दो प्रकार का हम यूएसजी करते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल जो होता है वो वाइड रेंज कवर करता है पेल्विक ऑर्गन का, जिससे कि कहते हैं जितने भी पेल्विक ऑर्गन जितने भी होते हैं वो कवर हो जाता है और उनको चेक किया जाता है। ट्रांस वेजाइनल जो होता है वो प्रोब को वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके, वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके आपका सर्वाइकल रीजन, आपका ओवरी, आपका यूट्रस, ठीक है, ये सब चेक किया जाता है, ठीक है, किसके थ्रू, ट्रांस वेजाइनल के थ्रू और प्रोब के थ्रू। इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ट्रांस एब्डोमिनल जो होता है इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में किया जाता है क्योंकि ये पेल्विक ऑर्गन के वाइड रेंज को कवर करता है, ठीक है। कलर ड्रॉपलर फ्लो स्टडी, नेक्स्ट है कलर ड्रॉपलर फ्लो स्टडी। कलर ड्रॉपलर फ्लो स्टडी क्या होता है, इसमें जो ऑर्गन है और जो ब्लड वेसल्स है, ऑर्गन और ब्लड वेसल्स, इनमें जो आरबीसी फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, उसकी जांच की जाती है और कितनी तेजी से हो रहा है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। इसमें कलर ड्रॉपलर फ्लो स्टडी में ऑर्गन के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर कितनी तेजी से ब्लड फ्लो हो रहा है, आरबीसी कितनी तेजी से ब्लड फ्लो कर रही है, ब्लड में फ्लो कर रही है, वो हम इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, ठीक है, इससे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म के कहते हैं सेल्स के अंदर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, हेमरेजिक शॉक हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में अगर फीमेल को ब्लीडिंग हो जाए तो उसकी वजह से हेमरेजिक शॉक हो जाएगा। हेमरेजिक शॉक होने की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक लग जाएगा, शरीर में फ्लूइड की कमी हो जाएगी और हाइपोवोलेमिक शॉक लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एनीमिया। अगर शरीर में ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग की वजह से आरबीसी जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया होने के चांस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी सिजेरियन। अगर हेमरेजिक शॉक होता है और एनीमिया जैसी कंडीशनें आ जाती हैं तो हो सकता है कि इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है जब भी क्या कहते हैं यूट्रस में आपका ये पार्शियल या फिर आपका कंप्लीट जो सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर ये डिटैच होता है और डिटैच होने की वजह से क्या होता है कि जो लोअर सेगमेंट होता है, लोअर सेगमेंट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। अगर वहाँ से प्लेसेंटा जो होता है डिटैच होता है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ब्लड वहाँ रुकेगा नहीं, इसलिए पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी में क्या होता है, बच्चा जो है 37 वीक से पहले पैदा हो जाए, ठीक है, वो प्री मैच्योर रहता है बेबी, ठीक है, प्री मैच्योर रहता है तो उसके लंग्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइपोक्सिया। अगर बॉडी में ज़्यादा मात्रा में हम ब्लीडिंग हो रहा है और एनीमिया उसकी वजह से एनीमिया कॉज कर रहा है तो वहाँ पर शरीर में हाइपोक्सिया होने के चांस रहेंगे, क्योंकि आरबीसी ही क्या करते हैं, ब्लड सब जो आरबीसी होते हैं ब्लड में ऑक्सीजन को बांधते हैं और टिश्यू तक पहुँचाते हैं। अगर वही कम रहेंगे तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी डाउन हो जाएगा और हाइपोक्सिक कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, लो बर्थ वेट बेबी। अगर प्री मैच्योरिटी होती है और बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है तो उसका वेट जो होता है वो कम रहता है। नॉर्मल वेट जो होता है 2.5 kg होता है, इतना नॉर्मल बेबी का बर्थ वेट होता है। इससे अगर कम जाता है तो वो बेबी लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, स्टिल बर्थ। समय से पहले जब बच्चे का जन्म हो जाना वो स्टिल बर्थ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, हॉस्पिटल एडमिशन। हॉस्पिटल एडमिशन इसलिए करते हैं अगर किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही हो तो हम समय से पहले अगर ब्लीडिंग दिख रही है तो हम उसको माँ को तुरंत ही एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने से क्या फ़ायदा होता है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी कितनी हो रही है, ठीक है, और कि फीटल को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है या फीटल हार्ट रेट साउंड जो है वो कम तो नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको एडमिशन कर लेते हैं और हम उसको लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेड रेस्ट। बेड रेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि यूट्राइन जो यूट्रस की एक्टिविटी जो हो क्या हो जाए, लोग कम हो जाए, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाने की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फीटल मॉनिटरिंग। फीटल मॉनिटरिंग करते रहेंगे। फीटल मॉनिटरिंग इसलिए करेंगे
क्योंकि हो सकता है कि अगर हेमरेजिक शॉक लगा हो या एनीमिया हुआ हो, उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो गया, हाइपोक्सिया हुआ हो, जिसकी वजह से फीटल हार्ट रेट जो है वो गिर रहा हो या फीटल जो है वो डिस्ट्रेस कंडीशन आ रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर फीटल जो है 37 वीक से अगर पहले पैदा हो जाता है तो लंग्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते, लंग्स मैच्योर नहीं हो पाते, तो उसको मैच्योर करने के लिए बीटामेथासोन नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता है जो लंग्स को मैच्योर करने में मदद करता है बेबी के। ठीक है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड पीवी एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन हम पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन करने के दौरान किसी प्रकार का डिटैचमेंट हो जाए और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर जो सीरियस कंडीशन आ रही है, ब्लड ज़्यादा बह रहा हो या हेमरेजिक शॉक लग गया हो, एनीमिया हो पेशेंट के अंदर, हम तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूनेटल रिससिटेशन टीम। यहाँ न्यूनेटल रिससिटेशन टीम जो होती है वो प्रेजेंट रहनी चाहिए। क्यों प्रेजेंट रहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे के जन्म के बाद किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो कहते हैं न्यूनेटल रिससिटेशन टीम वहाँ प्रेजेंट रहे और किसी फर्दर कॉम्प्लिकेशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, इमीडिएट सीजरियन सेक्शन। अगर किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नजर आती है तो तुरंत इमीडिएट सीजरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वाइटल मॉनिटरिंग। वाइटल मॉनिटरिंग में क्या करते हैं हम, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, SpO2 ये हम मॉनिटर करते रहते हैं। कितने, 15 से 30 मिनट में लगातार हम इसको करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन। पेशेंट को हम पोजीशन देंगे जिसमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन और ट्रिनलनबर्ग पोजीशन हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो ब्लीडिंग है वो चीज़ें और प्लेसेंटल अटैचमेंट है वो चीज़ें जितना ना होने पाए। नेक्स्ट क्या है, फ्लूइड, IV फ्लूइड हम चढ़ाएंगे। IV फ्लूइड में क्या कर सकते हैं हम, RL, NS और पोलाइड, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं IV फ्लूइड में। ठीक है, फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, इमोशनल सपोर्ट। पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देंगे क्योंकि ऐसी कंडीशन में फिर पेशेंट जो होता है उनका इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है, इसलिए। नेक्स्ट क्या है, पैड काउंट। पैड काउंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर पैड काउंट में जैसे लाइट है 10 से 15 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो 10 सेंटीमीटर का एक स्पॉट दिखेगा आपको पैड में। ठीक है, अगर 10 से 15 ml का लाइट हेमरेज हो रहा है तो उसमें क्या है, 10 से 15 ml ब्लड लॉस हो रहा है, 10 सेंटीमीटर तक का आपको एक स्पॉट नजर आएगा। नेक्स्ट क्या है, मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होगा, 15 से 25 ml ब्लड लॉस हो रहा होगा तो 15 सेंटीमीटर का एक स्पॉट आपको दिखेगा पैड के ऊपर। अगर कुछ ज़्यादा हैवी फ्लो है 50 से 80 ml तो क्या होगा, 2 घंटे में एक पैड जो होगा वो पूरी तरीके से सोख हो जाएगा और एक पैड की जो मात्रा होती है वो 100 से 150 ml सोख करने की क्षमता होती है, तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सोख कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से हम पैड काउंट से जान सकते हैं कि कितनी मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, हैवी मात्रा है कि लाइट में है कि मॉडरेट में है। नेक्स्ट क्या है, O2 एडमिनिस्टर। अगर शरीर से ब्लड लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, O2 एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि अगर एनीमिया हो रहा है तो शरीर में हाइपोक्सिक कंडीशन भी आ सकती है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे जिसकी वजह से शरीर में खून की कमी ना होने पाए। नेक्स्ट क्या है, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस। ब्लीडिंग प्रिकॉशन जितने हो सकते हैं हम ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेंगे, जैसे कि बेड रेस्ट लिखा था। ठीक है, हॉस्पिटल एडमिशंस, इस तरह की प्रिकॉशंस हम तुरंत लें जिससे कि कहते हैं ब्लीडिंग को हम रोक सकें। ठीक है, ये आपका प्लेसेंटा प्रीविया था। ठीक है, थैंक यू।